दिल्ली में 5 राज्यों के लिए आने वाले समय में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी का मिशन इलेक्शन जारी है। सुबह 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अपने आवास पर वो ये मीटिंग करने जा रहे हैं। 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर इस पे चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, जिन 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होना है, उसमें यूपी और उत्तराखंड भी शामिल है। इसके अलावा पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 3 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस भाजपा का यूपी पर ही रहने वाला है। और आज 5 राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए जेपी नड्डा अपने आवास पर एक बैठक करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अपने आवास पर बैठक करेंगे जेपी नड्डा। यूपी में पंचायतों में रिक्त पदों के लिए नामांकन आज 12 जून को रिक्त पदों पर फिर से मतदान होना है। और आपको बताते हैं 1,41,007 पदों के लिए 12 जून को वोटिंग होनी है। और आज सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये नामांकन होगा। 1,41,007 पद रिक्त है और इन पर ये वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी अब से 1 घंटे के बाद वोटिंग शुरू होगी। शाम को 5 बजे तक का वक्त है जब वोट डाले जा सकेंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी बोर्ड में 10th और 12th में प्रमोशन करने का फॉर्मूला तय होगा। प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स तय करेंगे प्रमोट करने का ये फॉर्मूला। प्रिंसिपल, टीचर्स और अभिभावकों से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। 7 जून को सुझावों पर मंथन किया जाएगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने ज्वाइंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर सुझाव मांगने को कहा है। सभी जगह से आए हुए सजेशंस 7 जून दोपहर 12 बजे तक निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजे जाएंगे और उसके बाद उन सुझावों पर मंथन होगा और फिर वो फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसी दिन अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी। तो यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं में प्रमोट करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। 10वीं के लिए बहुत ज्यादा विचारणीय स्थिति नहीं है, लेकिन 12वीं के लिए बहुत विचारणीय फॉर्मूला सामने लाना होगा, क्योंकि उन्हीं मार्क्स के आधार पर बच्चों को आगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। और इसीलिए 12th के बच्चों को किस आधार पर प्रमोट किया जाए, उसके लिए क्या सजेशन हो सकते हैं, वो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, अभिभावकों से मांगे गए हैं। प्रयागराज से खबर, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी हुई यह खबर है। अतीक अहमद के भाई गैंगस्टर पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अशरफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खालिद अजीम और अशरफ की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। हुमनगंज थाना पुलिस ने कसारी मसारी में 5 बीघे के 12 भूखंडों को कुर्क कर दिया है। सभी भूखंडों को कुर्क करके पुलिस ने नोटिस बोर्ड लगा दिया है। अतीक अहमद के भाई पर ये बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ की संपत्ति जो कसारी मसारी इलाके में है वो कुर्क कर दी गई है और नोटिस चस्पा कर दी गई है। और अब अगली खबर प्रयागराज से है, जहां दबंगों ने एक डॉक्टर की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। पूरा मामला धूमनगंज इलाके का है। क्लिनिक में मरीज देख रहे डॉक्टर को दबंगों ने घसीटकर बाहर निकाला और फिर उसके साथ मारपीट की। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब पुलिस इसी आधार पर केस दर्ज कर चुकी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और सीसीटीवी फुटेज आप देखिए किस तरह इस शख्स की पिटाई हो रही है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। लोगों ने इसको घेरा हुआ है, पकड़ रखा है और इसके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। दबंगों ने किस तरह डॉक्टर की पिटाई की, सीसीटीवी फुटेज में साफ हो जाता है। कानपुर के स्वरूप नगर थाना इलाके के आर्य नगर इलाके की दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, कानपुर की तस्वीरें हैं। ये आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, ऐसी आशंका है कि आग लगी होगी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, सांसद रवि किशन और क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस और पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पौधारोपण किया गया। आजमगढ़ में सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवा शुरू। करीब 1 महीने के बाद ओपीडी सेवा शुरू हुई है। लोगों की हालांकि बहुत भीड़ भी दिखी। सिद्धार्थनगर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को एक महिला के साथ संदिग्ध हालत में पकड़े जाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने ग्राम प्रधान को जमकर पीटा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रधान को छुड़ाया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। जहरीली शराब कांड के बाद गोंडा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बड़ी मात्रा में बरामद हो रही कच्ची शराब। मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी, आबकारी टीम के साथ सरकारी शराब के ठेकों पर बिकने वाली शराब का सत्यापन करने में अब जुटे हैं अधिकारी। बस्ती में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जयराम चौधरी के संयोजन में सरकारी विरोधी नारे लगाए। बीकेयू के पदाधिकारी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और कानून की कॉपियां जलाईं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। सुपरफास्ट अंदाज में आपने खबरें देखी। एक बड़ी खबर आपको दे दें। आज यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने वाले हैं। तो मुलाकात करेंगे और लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से ये मुलाकात होगी, जिसके लिए सुबह 11 बजे का समय तय है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात, जो कि 11 बजे तय बताई जा रही है और कई मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अनुभव, बताइएगा क्या मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए बिल्कुल, क्योंकि यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह और अभी 3 दिन लखनऊ में रह के गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहीं थे जब बीएस संतोष बैठक ले रहे थे, वो भी यहीं पर थे राधा मोहन सिंह। लेकिन उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं और फिर कल दिल्ली से शाम 7:40 की फ्लाइट से वापस लखनऊ आते हैं। गवर्नर हाउस से समय लिया जाता है और आज वो समय उनको मिलता है। 11 बजे ये बैठक होनी है। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, पहले बीएस संतोष आए, उन्होंने बैठकें की, तब राधा मोहन सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से वो वापस लौटते हैं और राज्यपाल से मिलने का समय मांगते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा मैसेज होगा, कोई बात होगी, कोई महत्वपूर्ण विषय होगा जिस पर पार्टी आलाकमान चाहती होगी कि प्रभारी जो है वो राज्यपाल से जाकर मुलाकात करें, उस पर चर्चा करें। और इसीलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए ये जो बैठक है इसमें केवल और केवल राधा मोहन सिंह रहेंगे और गवर्नर आनंदीबेन पटेल रहेंगी। अभी तक क्या था, हमने यही ज़्यादातर देखा है कि जब किसी मान लीजिए राज्य के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के राधा मोहन सिंह, तो उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी जाते हैं, संगठन के और भी लोग जाते हैं। नहीं, लेकिन अनुभव यहाँ सवाल एक है, चूंकि पार्टी का मसला पार्टी के भीतर होता है, राज्यपाल से मुलाकात जाहिर तौर पर पार्टी से जुड़े हुए मसले तो वहां पर नहीं उठाए जाएंगे। क्या जानकारी मिल पा रही है कि कौन से मसले पर चर्चा हो सकती है और क्यों वक्त मांगा गया राधा मोहन सिंह की तरफ से? देखिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि पार्टी आला कमान की तरफ से, यानी हाई कमान की तरफ से कोई एक मैसेज हो जो दिल्ली जाने के बाद तय हुआ हो और उस पर कोई चर्चा करनी हो। इसीलिए राधा मोहन सिंह को भेजा गया है लखनऊ और वो गवर्नर हाउस में जाएंगे, गवर्नर से मिलेंगे। अगर कोई ऐसा मान लीजिए कोई जन सरोकार का मामला होता, कोई जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला होता, तो प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं स्वतंत्र देव सिंह वो भी मौजूद होते। पर इस बैठक में केवल और केवल राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। प्रदेश अध्यक्ष को आज बरेली दौरे पर जाना है, यानी वो यहाँ पर रहेंगे नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है और हो सकता है, हम बार बार कह रहे हैं, हो सकता है कि कोई आला कमान की तरफ से कोई मैसेज हो, कोई संदेश हो जिसको शेयर करना हो गवर्नर के साथ, और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, और आप इस हलचल पर नजर बनाकर रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुभव।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के अब अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। योगी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति अब कारगर साबित होती दिख रही है और इसी का नतीजा है कि 24 घंटे में प्रदेश में कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी दर मात्र 0.4% रहा है। कोरोना के कम होते संक्रमण दर को देखते हुए अब बरेली और बुलंदशहर को भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है। इन जिलों में भी कोविड के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं। अब राहत पाने वाले जिलों की कुल संख्या 67 हो गई है। 2 दिवसीय प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी के समाप्त होने के बाद सोमवार से इन दोनों जिलों को भी सप्ताह 5 दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 1092 नए संक्रमित मरीज आए। अब तक यूपी में 5,10,32,967 कोविड टेस्ट हुए। 24 घंटे में 4,346 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। यूपी सरकार ने 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में लॉकडाउन नहीं खोलने का फैसला लिया है। आइए आपको बता दें कि वो कौन से 10 जिले हैं जहां पर फिलहाल कोरोना के केसेस कितने हैं। लखनऊ में 1121 एक्टिव केसेस हैं, वाराणसी में 655 एक्टिव केस हैं, मेरठ में 1248 एक्टिव केस हैं, गौतम बुद्ध नगर में 610 ही एक्टिव केस बचे हैं। गोरखपुर की बात करें तो 783 यहाँ पर एक्टिव केस हैं, गाजियाबाद में 631, सहारनपुर में 1171, मुजफ्फरनगर में 604 ही एक्टिव केस बचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टीम 9 की बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे टीम 9 की बैठक होगी और जैसे हमने आपको बताया कि अब केवल 8 जिलों में कोरोना का कर्फ्यू लागू है और आज की इन बैठक में इन 8 जिलों को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर 600 से कुछ ही संख्या जो है ज्यादा है, तो ऐसे में इन जिलों में भी कोविड कर्फ्यू हटाया जा सकता है। इस पर भी विचार हो सकता है। यूपी में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार चुनाव पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान राज्य चुनाव आयोग ने कर दिया है। करीब 1.5 लाख पदों के लिए एक बार फिर से वोटर्स के पास अपना नेता चुनने का मौका होगा। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनावों की डुगडुगी बज चुकी है। पंचायत में खाली पड़े पदों को भरने के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया। पंचायतों में खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। 1,41,000 से ज्यादा पद पर चुनाव की अधिसूचना जारी। कोरोना की वजह से चुनाव को टालने वाले राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में खाली पड़े 1,41,000 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1,41,000 से ज्यादा पदों पर होंगे चुनाव। 6 जून को नामांकन और 7 जून को नाम वापसी। वहीं 12 जून को वोटिंग होगी और 14 जून को काउंटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव कब होंगे। कोरोना के चलते ये चुनाव टाल दिए गए थे और ये कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। पंचायतों में जो 1,41,700 से ज़्यादा रिक्त पद पड़े हैं, वहाँ 12 जून को वोटिंग होनी है और 14 जून को उसके परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में अब ये मान कर चलिए कि इन चुनाव के ख़त्म होने के तुरंत बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर तेजी शुरू हो जाएगी। 6 जून को नामांकन प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और नामांकन खत्म होने के फौरन बाद स्क्रूटनी भी होगी। दरअसल पंचायतों में खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक पंचायतों में खाली 1,41,700 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिला पंचायत सदस्य के 2 पदों के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के 54 पदों के लिए भी वोटिंग होगी। ग्राम प्रधान के 28 पदों के लिए वोटिंग होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के 1,41,712 पदों के लिए वोटिंग होगी। जैसे ही खाली पड़े पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों को हरी झंडी दिखाई। एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीद बढ़ गई और उम्मीद जताई जा रही है कि 14 जून के बाद कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग इन दोनों पदों पर चुनाव की डुगडुगी बजा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए होने हैं चुनाव। 12 जुलाई से पहले चुनाव होना जरूरी। 12 जुलाई तक ही प्रशासकों को मिले हैं अधिकार। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर होने हैं चुनाव। 826 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए होना है चुनाव। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 जून को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है, जिससे गाँव की सरकार चुनने का रास्ता पूरा साफ हो सके और ग्रामीण इलाकों में विकास की राह पूरी तरह से खुल सके। लेकिन इन सब के बीच भाजपा की नजर जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों पर टिकी हुई है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत का झंडा वो बुलंद कर सके।
राज्य निर्वाचन आयोग 20 जून के बाद इन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 20 से 21 दिन की पूरी चुनावी प्रक्रिया है और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया 8 से 10 दिन की है। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा, उसमें कोई बैलेट पेपर नहीं होगा, बल्कि जिला प्रशासन की तरफ से जो पर्चा छपवाया जाएगा उसमें जो वोटर होंगे वो उस नाम के आगे टिक लगाएंगे। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। चलिए गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब अवध की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में 6 दिन बाद बुजुर्ग दंपति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। 28 मई की रात को दामाद बेटी ने ही वारदात को अंजाम दिया। जमीन के लालच में लोहे की रॉड से मौत के घाट उतारा। 29 मई को ससुर के नंबर पर किए कई फोन। बाइक बोर्ड घोटाले में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी कामयाबी मिली। करीब 154 बाइक और उसके पार्ट्स बरामद किए गए हैं। निगोहा इलाके में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लखनऊ में बाइक बोर्ड घोटाले में एसटीएफ और यूपी पुलिस की बड़ी छापेमारी। उदयपुर हाईवे किनारे बने एक मकान और ब्रह्मदासपुर गांव से बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़ी लगभग 200 बाइक्स बरामद। मकान मालिक और एक शोरूम मालिक को एसटीएफ ने हिरासत में लिया। अयोध्या पुलिस ने अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। कोतवाली पुलिस ने दीपखाली बाईपास से 5 चोरों को गिरफ्तार किया और चोरी की 21 मोटरसाइकिल इनसे बरामद। मोटरसाइकिल के पार्ट्स बदलकर असेंबल करके ये बाइक्स बेचते थे। औरैया जालौन रोड पर ट्रक को ओवरटेक करते समय कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार सवार 3 युवकों को चोटें आई हैं। औरैया के रहने वाले तीनों युवक हैं। तो अवध की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी और अब आगे बढ़ते हैं और गाजीपुर का रुख करेंगे। गाजीपुर के पूर्व सांसद और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग को दिए। पूरी कार्रवाई बीजेपी जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश चंद्र मौर्य ने बताया कि एलजी महोदय के द्वारा भेजा गया कंसंट्रेटर गाजीपुर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि तीसरे फेज में कोरोना संक्रमण से लड़ाई में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफी अहम होंगे। वहीं राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बिसरख पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश दिन दहाड़े राहगीरों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। शातिर लुटेरों से बिसरख पुलिस की मुठभेड़ हो गई और उसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटी हुई मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल और अन्य सामान मिला है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शातिर बदमाशों पर दिल्ली एनसीआर समेत लूटपाट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 3 बदमाशों को पैरों में गोली लगी। एनकाउंटर में 2 सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। मुरादाबाद के मछोला थाना इलाके में फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है और यहां पर बाइक सवार गुंडों ने फायरिंग कर एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना मंडी समिति चौकी के पास की है। वहीं हमीरपुर जिले में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 सगे भाइयों को कुछ दबंगों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। उनके पिता को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से झांसी उन्हें रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देकर फिलहाल बदमाश जंगलों की तरफ भागे। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों के बाद उन्नाव पुलिस एक्शन में है। उन्नाव पुलिस ने अवैध शराब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कार्रवाई में पुलिस ने छापेमारी कर 10 क्विंटल लहर नष्ट किया और सैकड़ों लीटर अवैध शराब बरामद की है। शराब बनाने वाले 3 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़े। जालौन का रुख करते हैं, जहां पर नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। भीषण गर्मी में बिजली न आने से आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क पर जाम लगाया। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों से विद्युत विभाग की अव्यवस्थाओं के चलते लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। मौके पर पहुंची उरई कोतवाली पुलिस ने लोगों को समझाया। मोहल्लेवासी विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। पूरा मामला उरई कोतवाली इलाके के राजेंद्र नगर का है।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूपी और उत्तराखंड में आज क्या हलचल रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी की। तो यूपी में किस तरह की हलचल रहने वाली है। 5 राज्यों के लिए बीजेपी का मिशन इलेक्शन जो है वो जारी है। सुबह 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अपने आवास पर बैठक करेंगे और खास फोकस यूपी पे। पहले दिन की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी फीडबैक दिया जाएगा। 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा होनी है। राधा मोहन सिंह और आनंदीबेन पटेल की अहम बैठक आज है। राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और राजभवन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी अहम मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। यूपी के पंचायतों में रिक्त पदों के लिए आज नॉमिनेशन है। 12 जून को रिक्त पदों पर फिर से मतदान होना है। 1,41,007 पदों के लिए 12 जून को वोटिंग होनी है। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इसके लिए नामांकन होगा। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। क्या रहेगा उत्तराखंड में खास, ये आपको बताते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम तीरथ सिंह रावत मुलाकात कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी सीएम तीरथ सिंह रावत ने। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो मौसम विभाग से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज के दिन और कल के दिन पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर गिर सकता है। शनिवार को राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश हुई। यहाँ परेशानियां जरूर बढ़ सकती हैं क्योंकि जगह जगह फिर भूस्खलन की खबरें आ सकती हैं।